अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साकिब रज़ाक है। मैं इके डेयरीज़ दीपालपुर में एज ए फार्म मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। सिवास जंग से 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है और मैं पिछले 5 साल से डेयरी सेक्टर के साथ अटैच हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर आफ्ताब और सर फ़ारूक का कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम अपने जूनियर्स के साथ अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकें ताकि उनको फ्यूचर में कुछ मदद मिल सके। तो डेयरी सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। डेयरी में आपको एज ए वेट मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के साथ टाइम टू टाइम डील करना पड़ता है। इसमें न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें काविंग यूनिट है और इसमें काफ सेक्शन है। तो चूँकि ये सारे डिपार्टमेंट अलग-अलग मैं डिटेल से इंशाल्लाह अपनी हर एक अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो सिर्फ काफ सेक्शन के बारे में है कि काफ सेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं कि डे 1 से लेकर टिल विनिंग आपको कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करने चाहिए कि वो आपको बचत के साथ आप मैक्सिमम ग्रोथ हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जब भी कोई काफ प्रोड्यूस होता है तो उसका बर्थ वेट नोट किया जाता है। इसके नोट करने का पर्पज़ ये होता है कि आप बर्थ वेट की बेस पे विनिंग प्रोटोकॉल विनिंग डेट सेट करते हैं। आम तौर पे थंब रूल ये रखा जाता है कि विनिंग उस वक्त की जाती है जब काफ का वेट बर्थ वेट से डबल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक काफ 40 केजी का पैदा हुआ है तो जब उसका वज़न 80 केजी हो जाएगा तो उसको हम विनिंग प्रोटोकॉल में शामिल कर देंगे। जब काफ पैदा हुआ है तो उसके ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको क्लोस्ट्रम पिलाना होता है। क्लोस्ट्रम पिलाने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आप डैम से पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है बच्चे को। तो क्लोस्ट्रम को अच्छी क्वालिटी का क्लोस्ट्रम पिलाना चाहिए। तो जो नॉर्मली फार्म्स में क्लोस्ट्रम क्वालिटी चेक होती है वो क्लोस्ट्रोमीटर के साथ चेक की जाती है। इसका प्रोसीजर ये है कि आप 250 ml का सैंपल लें क्लोस्ट्रम का और उसको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। उसके बाद क्लोस्ट्रोमीटर डिप करें। आपको 45 से लेकर 65 तक डिफरेंट रीडिंग्स मिल जाएंगी। अगर 65 या इससे अबव की रीडिंग है तो इसका मतलब है कि आपके क्लोस्ट्रम या बॉडी एक अच्छी क्वालिटी की है और बच्चे को ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। अगर क्लोस्ट्रम की रीडिंग 55 से 65 के बीच में आती है तो इसका मतलब है कि क्लोस्ट्रम क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन स्टिल आप ऑफ़र कर सकते हैं। और अगर यही रीडिंग 55 से कम है तो इसका मतलब है कि क्लोस्ट्रम ऑफ़र करने के काबिल नहीं है, तो इसको आप 2 से 3 दिन के बाद दोबारा ऑफ़र कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चा पैदा हो गया है, क्लोस्ट्रम अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपने इस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है। तो आमतौर पे हम ये करते हैं कि जब काविंग सीज़न शुरू होता है और हमारे पास बल्क क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का क्लोस्ट्रम अवेलेबल होता है तो हम उसको डिफरेंट बोटल्स में सेव कर लेते हैं और उसको क्लोस्ट्रम बैंक का नाम दिया जाता है। और ये फिर हम जब ज़रूरत होती है क्लोस्ट्रम बैग से निकालकर अच्छी क्वालिटी वाला क्लोस्ट्रम बच्चे को ऑफ़र करवा देते हैं। इस तरीके से क्लोस्ट्रम की डेफिशिएंसी को हम मैनेज कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे इसका प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है फीडिंग प्रोटोकॉल, वो 2 डिफरेंट तरह के होते हैं। एक लिक्विड फीडिंग होती है, एक सॉलिड फीडिंग होती है। लिक्विड फीडिंग में भी आगे 2 तरह की शाखें निकलती हैं कि या तो आप होल मिल्क की तरफ जाएं या काफ मिल्क रिप्लेसर की तरफ जाएं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर नंबर ऑफ़ सक्लिंग काव्स 10 या इससे कम है तो आप बजाय इसके कि काफ मिल्क रिप्लेसर की तरफ जाएं, आपको चाहिए कि आप होल मिल्क को यूज़ करें। चूँकि और अगर नंबर ऑफ़ काव्स सक्लिंग काव्स ज़्यादा हैं
तो कार्ब मिल्क रिप्लेसर यूज़ करना चाहिए। कार्ब मिल्क रिप्लेसर यूज़ करने का जो अच्छा तरीका है वो ये है कि जब भी आप कोई कार्ब मिल्क रिप्लेसर का सलूशन बनाएं तो उसका सैंपल निकाल कर उसका TS वैल्यू, टोटल सॉलिड वैल्यू लाजमी चेक करें। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो कार्ब मिल्क रिप्लेसर बच्चे को पिला रहे हैं वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नेचुरल दूध के साथ मिलती है या उससे कम है। और ये कार्ब मिल्क रिप्लेसर की वैल्यू अगर TS लेवल 13 से कम है तो ग्रोथ रेट भी उसी हिसाब से कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो जहाँ तक लिक्विड फीडिंग की बात है तो 2 टाइम पर 24 घंटों में 2 टाइम पर लिक्विड फीडिंग की जाती है 12 घंटे के वक्फे के साथ। आमतौर पर 10 से 12% बॉडी वेट के हिसाब से लिक्विड फीडिंग की जाती है। लेकिन अगर आपने अच्छा ग्रोथ रेट लेना है बच्चों में तो आप 15% 20% पर भी जा सकते हैं। लेकिन स्टिल पॉइंट इज़ के वो फिर कॉस्ट भी उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट होगी। तो इसको 40 से 42 डिग्री के दरमियान दूध पिलाया जाता है बच्चों को और 3 से 4 लीटर सुबह के टाइम और 3 से 4 लीटर शाम के टाइम पिलाया जाता है। अब लिक्विड फीडिंग होते हुए बच्चे का वेट बर्थ वेट से डबल हो गया है, इसको हमने वीनिंग प्रोटोकॉल में डालना है। तो वीनिंग प्रोटोकॉल आमतौर पर 15 दिन का होता है। मतलब अगर बर्थ वेट से डबल वेट हो गया है और दूध हमने इसको छुड़वाना है तो इसको हम वीनिंग प्रोटोकॉल में डाल देंगे। इसमें 2 वीक लगते हैं। पहले वीक में हम क्या करते हैं कि जितना नॉर्मल पहले बच्चा 24 घंटों में दूध पीता आया है तो उसको हम उसके हाफ क्वांटिटी, मतलब पहले अगर वो 24 घंटों में 8 लीटर दूध पीता था तो अब वीनिंग में वो 4 लीटर दूध पर आ जाएगा। 2 लीटर हम सुबह पिलाएंगे, 2 लीटर दूध शाम को पिलाएंगे। और इससे जो अगले 7 दिन हो गए वो उसमें हम एक टाइम पर 2 लीटर ले आएंगे और इस तरह उसका दूध से वो सॉलिड फीड की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। 2-3 बातें नोट करने की हैं कि एक तो जो भी आपने दूध पिलाना है या कार्ब मिल्क रिप्लेसर पिलाना है उसका टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री के दरमियान हो और कोशिश करें कि जो 2 फीडिंग का गैप है वो 12 घंटे का हो। मतलब एक टाइम आप सुबह 6 बजे का एडजस्ट कर लें, एक टाइम आप शाम 6 बजे का एडजस्ट कर लें। इससे एक तो प्रॉपर गैप मिल जाता है, डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज़ होती है और ग्रोथ रेट भी आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज़ डायरिया जैसे इशू क्रिएट होते हैं अगर आप इरेगुलरिटीज़ करते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं काव्स में वो 4 डिफरेंट तरह के वैक्सीन्स होती हैं। इसमें कैटरमस्टर गोल्ड की वैक्सीन है, बारविक की वैक्सीन है, FMD की वैक्सीन है, ब्रूसेला की वैक्सीन है। सबसे पहले जो वैक्सीन लगाई जाती है, इंजेक्ट की जाती है वो बारविक 10 की वैक्सीन है। इसमें क्लोस्ट्रीडिया और HS के स्ट्रेन होते हैं और ये 15 डेज़ ऑफ एज का आपकी जब एज 15 दिन पर हो जाती है तो उसको पहला शॉट लगाया जाता है और सेकंड इसी वैक्सीन का बूस्टर शॉट हम 35 दिन पर लगाते हैं। मतलब बारविक 10 वैक्सीन हम 2 दफ़ा करते हैं बच्चों में सकलिंग काव्स में। पहला शॉट 15 दिन पे, सेकंड शॉट 35 दिन पे। दूसरी वैक्सीन जो यूज़ करते हैं वो कैटरमस्टर गोल्ड की वैक्सीन है। उसमें 9 डिफरेंट स्ट्रेन्स कंबाइंड स्ट्रेन्स होते हैं जैसा कि बोवाइन वायरल डायरिया, इन्फेक्शियस बोवाइन रेनोट्रेकाइटिस, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसमें और इसमें 5 डिफरेंट स्ट्रेन्स लेप्टोस्पायरा के होते हैं। इसका पहला स्ट्रेन हम 28 डेज़ ऑफ एज पे लगाते हैं और दूसरा हम शॉट इसका 45 डेज़ ऑफ एज पे लगाते हैं। तीसरी वैक्सीन हम FMD की करती हैं। इसको पहला इंजेक्शन FMD का 60 डेज़ पे लगाते हैं और दूसरा इसका बूस्टर शॉट 75 डेज़ पे लगाते हैं।
चौथी वैक्सीन आदो के उस वक्त काफ पोस्ट विनिंग स्टेज में दाखिल हो चुका होता है, लेकिन चौथी वैक्सीन हम जो काफ्स के में करते हैं वो ब्रूसेला की वैक्सीन है, जो कि 6 मंथ ऑफ एज लगाई जाती है। वैक्सीन के वाले से एक बात नोट कर लें कि जब भी आपने 2 डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स या 2 डिफरेंट तरह के बूस्टर्स लगाने हैं तो कम से कम उनमें 7 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर एक वैक्सीन आज जुमे के दिन लगी है तो अगली वैक्सीन अगले जुमे को कम से कम ये डिस्टेंस होना चाहिए वैक्सीन का। वैक्सीन के वाले से बात होगी। नाउ कम टूवर्ड्स हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ का में 3 तरह के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं मेजर। सबसे पहले डायरिया जो मेजर काज होता है, और दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे निमोनिया का इशू बनता है, और तीसरे नंबर पे टिम्पनी का इशू बनता है। डायरिया में वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, और प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। वायरस जो काज में डायरिया काज करते हैं उसमें रोटा वायरस है, उसमें कोरोना वायरस है, और बैक्टीरिया 3 तरह के हैं मेजर। इकोलाई है, साल्मोनेला है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, और पैरासाइट में क्रिप्टोस्पोरिडिया है और कोक्सीडिया है। अगर हम डैम को जब वो ड्राई पीरियड में होती है तो उसमें अगर रोटा, कोरोना और इकोलाई स्ट्रेन की वैक्सीन करते हैं तो वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बच्चे में, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है बच्चों में। इस वजह से डायरिया नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि आपने थोड़ा सा किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है रोटा और कोरोना के फीसिस में, कि ये रोटा की वजह से हुआ है या कोरोना की। जो रोटा वायरस है वो नॉर्मली डे 1 से लेकर डे 7 तक मोस्टली वो अटैक करता है, जबकि जो कोरोना वायरस है वो बच्चों में डे 8 से लेकर डे 12 तक मोस्टली अटैक करता है। रोटा वायरस में म्यूकस भी होता है। जब इसके फीसिस में म्यूकस होता है और ये ब्राउन कलर के फीसिस करता है। कोरोना येलो कलर के फीसिस होते हैं और इसमें म्यूकस नहीं होता। दोनों वायरसेस में टेम्परेचर भी हाई होता है, और इसके अलावा इकोलाई और साल्मोनेला में भी येलो कलर के फीसिस होते हैं, और क्लोस्ट्रीडियम में सडन डेथ होती है बच्चों में, और इसमें ब्लड वगैरह भी निकलता है। कोक्सीडिया में भी ब्लड देखने को मिलता है, और क्रिप्टोस्पोरिडिया में ब्राउन कलर के फीसिस होते हैं, और इसमें भी काफ़ी मोर्टेलिटी होती है। बच्चों में आपको सिम्टम्स के लिहाज से इसका ट्रीटमेंट करना होता है डायरिया का, तो वो आपको एक तो डिहाइड्रेशन स्टेज को देखना पड़ता है कि कोई भी एनिमल डिहाइड्रेशन में ना हो। दूसरा एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी होती हैं। एक बात जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि आप जब भी बच्चों में एनसेड यूज़ करें तो कोशिश करें कि कोक्स 1 की एनसेड है उसको यूज़ करें, क्योंकि ये टारगेट ओरिएंटेड होती हैं और ये इंटेस्टाइनल मिकोज़ा को इफ़ेक्ट नहीं करती। सेकंड नंबर पे जो हेल्थ इशू बनता है वो निमोनिया का हेल्थ इशू है। लेकिन अगर आप वैक्सीन प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होते हैं तो निमोनिया का भी इशू ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। थर्ड नंबर पे टिम्पनी का इशू बनता है। ये उस वक्त होता है जब काव्स ग्रीडी फीडिंग करते हैं और उसके बाद ग्रेन्स ओवरलोडिंग करते हैं, तो उस वक्त ये टिम्पनी का इशू देखने को मिलता है। और एक बात काव स्टार्टर के वाले से कि अगर आप कमर्शियली यूज़ भी कर सकते हैं काव स्टार्टर, और अगर अपना बनाना चाहें तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखें कि एक तो उसकी प्रोटीन मिनिमम 20 से 22% हो और उसका TDN वैल्यू अबव 70% हो, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का काव स्टार्टर होता है। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव इंजेक्शंस भी यूज़ होते हैं। उसमें थलीरिया के अगेंस्ट हम प्रिवेंटिव एज ए प्री एक्सपोजर यूज़ करते हैं, उसमें ब्यूटालेक्स यूज़ करते हैं। हम बबीजिया के अगेंस्ट बच्चों में यूज़ करते हैं, और 21 डेज़ पे आइवरमेक्टिन लगाया जाता है गैस्ट्रिक एनमाइट्स के अगेंस्ट,
और 30 डेज़ पे डिवर्मिंग होती है। डिवर्मिंग काव्स में हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि पिपराजीन की करनी चाहिए, क्योंकि अर्ली डेज़ में निमाटोड्स डेवलप होते हैं, निमाटोड्स की इन्फेस्टेशन होती है, तो वो पिपराजीन ड्रग ऑफ चॉइस है काव्स में डिवर्मिंग के तौर पे। फर्स्ट पहले मंथ के एंड पे डीहॉर्निंग भी कर देनी चाहिए, ताकि जब वो विनिंग हो तो वो डीहॉर्निंग जो वूंड्स हैं वो क्लियर हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे भी मैं हर हर सेगमेंट को इसी तरह डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ताकि वो टू द पॉइंट हो और आपको समझने में मदद मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।